हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो बच्चों, जैसे कि अपन ने ऑलरेडी इस चैप्टर को स्टार्ट किया था। अपन इस चैप्टर की स्टार्टिंग में देखा था कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है, जो फ्रांस के अंदर रेवोल्यूशन लड़ा एब्सोल्यूट मोनार्की से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की तरफ, जो पूरा डाइवर्ट करना था, इनको जो कन्वर्ट करना था, उसके बारे में अपन ने इस चैप्टर को स्टार्ट कर दिया था। और ये जो अपना पेज है, द स्ट्रगल टू सर्वाइव, a growing middle class envisages an end to privileges to certain class, ये बच्चों अपन लोगों को आज स्टार्ट करना था। लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले बच्चों चार इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, ठीक है। 4 इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो पूरा का पूरा फ्रेंच रेवोल्यूशन को डिस्क्राइब करते हैं। जो मेन इवेंट्स हैं वो सारे के सारे इसके अंदर आते हैं, जिसके अंदर अपन मई रेवोल्यूशन, जून रेवोल्यूशन, जुलाई रेवोल्यूशन एंड अगस्त में किस तरीके से फ्रांस जो है एक तरह का रिपब्लिक बना, एब्सोल्यूट मोनार्की से कन्वर्ट हुआ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की तरफ। तो जो 4 इंपॉर्टेंट एंड मेजर डेट्स हैं बच्चों, आज अपन उन डेट्स के बारे में पहले डिस्कस करेंगे, बाद में अपन इस मिडिल क्लास एम्बिशंस के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये अपने को थोड़ा समझ में तो आएगा, बट स्टिल उससे पहले मैं चाहता हूँ कि अपने को डेट्स के बारे में पता पड़ जाए। जो मेजर इंपॉर्टेंट डेट्स है वो है अपनी 4, ठीक है। तो अपन सीधा उसकी तरफ शिफ्ट होते हैं। पहले इसको अपन अच्छे से थॉरली स्टडी करेंगे। आप इसको बिल्कुल मत पढ़िएगा, ना पे आप इसमें पॉज करके देखना है। आज अपन देखेंगे रेवोल्यूशन का आउटब्रेक कैसे हुआ। अगेन मेजर इंपॉर्टेंट डेट्स, ठीक है। रेवोल्यूशन का आउटब्रेक तभी स्टार्ट हो गया था जब अपन ने देखा था कि जो पॉपुलेशन है वो ग्रीव हो गई, वो बढ़ गई। 23 मिलियन से 28 मिलियन हो गई। पॉपुलेशन का ज्यादा हो रहा है, माइग्रेशन ज्यादा हो रहा है। माइग्रेशन ज्यादा हुआ तो प्रॉब्लम्स याद है ना आपको। प्रॉपर फूड नहीं होगा तो फिर हंगर स्ट्राइक होगी, फिर लोग क्रिमिनल एक्टिविटीज बढ़ेंगी, फिर क्या होगा, नंबर ऑफ डेथ्स जो है वो इंक्रीज हो जाएंगी। शॉर्टेज ऑफ फूड की वजह से फमाइन आ जाएगा। बहुत सारी प्रॉब्लम्स अपन ने देखी थी, ठीक है। तो अब उस प्रॉब्लम के बाद राजा के पास तो एक ही तरीका था। उससे पहले देखा ना अपन ने, इकोनॉमी भी खत्म है, राजा के पास कुछ है ही नहीं, ट्रेजरी भी नहीं है, उसको पैसा चाहिए। पैसा कहाँ से आएगा? टैक्स, उससे पैसा आएगा। लेकिन राजा के पास तो वो भी नहीं है। राजा के पास तो बिल्कुल इकोनॉमी नहीं है ना, लेकिन उसको टैक्स चाहिए। टैक्स कौन पे कर रहा है? थर्ड स्टेट। फर्स्ट एस्टेट और सेकंड एस्टेट क्या टैक्स पे कर रही थी? नहीं कर रही थी। तो लेकिन सारा का साथ तो इसी वजह से सारा का जो बर्डन है टैक्स का, वो किस पे शिफ्ट हो रहा है? थर्ड एस्टेट पे, ठीक है। अब राजा क्या कर रहा है, लुइस 16 क्या कर रहा है, टैक्सेस को बढ़ा रहा है। याद है मैंने लास्ट सेशन में देखा था कि जो टैक्सेशन सिस्टम है, जो टैक्स का जो रेट है वो हाइक कर रहा है, वो बढ़ा रहा है, वो इंक्रीज कर रहा है। मतलब बर्डन किसका बढ़ रहा है? थर्ड एस्टेट का, है ना। ठीक है, तो राजा ने बोला कि मैं थर्ड एस्टेट का जो मैं टैक्सेशन की जो रेट है वो बढ़ा देता हूँ। उसके लिए एक मीटिंग कॉल कर ली उसने, है ना। उसने एक एस्टेट जनरल नाम की मीटिंग जो है वो कॉल कर ली। और उस मीटिंग के अंदर ये रखा गया कि मीटिंग का जो एजेंडा था, जो मुद्दा था, वो यही था कि हमको टैक्स की जो रेट है वो बढ़ानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि कंट्री के ऊपर बहुत ज्यादा डेप्ट जो है वो बढ़ता गया। डेट मतलब आपकी उधारी, जो कर्ज बोलते हैं अपन, वो बहुत ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि उसने अमेरिकन कॉलोनीज को डेवलप करने में हेल्प करी। वॉर में नुकसान हुआ, बड़े बड़े उसने अपने पैलेसेस बना दिए, उसमें बहुत ज्यादा खर्चा हो गया। कोर्ट रूम उसने इतना अच्छा बना दिया, सब जगह ही पैसा जो है खत्म हो चुका है। पैसा चाहिए कंट्री को, भैया टैक्सेशन, टैक्स जो है वो बढ़ाना पड़ेगा, टैक्स जो है वो लेना पड़ेगा। लेकिन अल्टीमेट बर्डन किस पे आने वाला है? थर्ड स्टेट पे। तो ठीक है, लुइस 16 ने क्या किया, एक असेंबली कॉल करी। उस असेंबली के अंदर बोल दिया कि हम लोग जो है वो टैक्स बढ़ाएंगे। तो जो लोग इससे फेवर करते हैं उनका वोट लिया जाएगा, जो फेवर नहीं करते हैं उनका भी वोट लिया जाएगा। तो जो मेजोरिटी में होगा वो डिसीजन फाइनल किया जाएगा। ऐसे करके लुइस 16 ने एक एस्टेट जनरल, नाम याद रखना, एस्टेट जनरल नाम की एक असेंबली कॉल कर ली। मुद्दा क्या था? टैक्सेस को रेज करना, ध्यान रखना। अब जो एस्टेट जनरल कॉल करी गई वो करी गई 5th ऑफ मई 1789। यस बच्चों, 4 इंपॉर्टेंट डेट्स में से फर्स्ट आपकी इंपॉर्टेंट डेट यही है, 5th ऑफ मई 1789। अब उस मीटिंग के अंदर तीनों एस्टेट के अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स आए। जो फर्स्ट एस्टेट था उसके 300 आए, जो सेकेंड एस्टेट था उसके भी 300 आए, ठीक है। और जो थर्ड एस्टेट था उसके 600 रिप्रेजेंटेटिव्स जो है वो वहां पर आए, ठीक है। 300 रिप्रेजेंटेटिव्स आपके फर्स्ट एस्टेट के, 300 रिप्रेजेंटेटिव्स आपके सेकेंड एस्टेट के, और 600 रिप्रेजेंटेटिव आपके थर्ड एस्टेट के, ठीक है। तो एक तरीके से जो उसका हॉल था जहाँ पे ये मीटिंग जो है वो कॉल करी थी, जो असेंबली जो कॉल करी थी, वहां पर टोटल कितने हो गए? 1200 रिप्रेजेंटेटिव सारे के सारे इकट्ठा हो गए। और राजा ने क्या किया, जो लुइस 16 था उसने बोला कि ये मीटिंग कॉल करिए ताकि हम जो टैक्स है उनको रेज कर सकें, उससे जो हमारी कंट्री के ऊपर नुकसान है, जो कर्ज है वो हम चुका सकें।
ठीक है, तो वहां के लोगों ने बोला कि हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन वोटिंग राइट्स तो होगा। अब वोटिंग राइट्स की जब बात करी तो रिप्रेजेंटेटिव जो थे थर्ड स्टेट के कंपैरेटिवली एजुकेटेड थे, उनको पता था, इवन सब चीजें वही तो पूरे फ्रांस को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है? थर्ड स्टेट। बिजनेसमैन वही है, पैसा वही ला रहा है, नौकरी वही दे रहा है, कोई प्रोडक्शन हो रहा है तो भी वही कर रहा है, लॉयर्स वही है, डॉक्टर्स वही है, सारे प्रोफेशनल्स जो है वो भी थर्ड स्टेट वाले ही। तो एक तरीके से पूरा जो फ्रांस है उसको रिप्रेजेंट कौन कर रहा है? थर्ड स्टेट। अब थर्ड स्टेट के ऊपर अगर इतना बर्डन आ जाएगा तो किस तरीके से काम होगा? अगर थर्ड स्टेट के ऊपर ज्यादा पैसा का लोड आ जाएगा तो अगेन इकोनॉमी फिर हार्म हो जाएगी, उनके पास फिर पैसा नहीं होगा। तो उसका सोल्यूशन में क्या किया, इन्होंने वोटिंग राइट रख दिया। ठीक है, तो वहां पे थर्ड स्टेट ने बोला कि हम लोग 600 है, अगर हमारे अगेंस्ट में जाएगा तो वो लोग इसके लिए ऑप्ट आउट नहीं करेंगे। लेकिन राजा चाहता नहीं था ऐसा हो, उसको तो पैसा चाहिए था। तो सिंपल सी पॉलिसी जो प्रिंसिपल मोनार्क का था, ठीक है, मोनार्क का जो प्रिंसिपल था वही उसने अप्लाई कर दिया चालाकी से। कैसे कर दिया? उसने बोला कि हर एक एस्टेट को एक वोट मिलेगा। अब देखो बच्चों, एक एस्टेट एक वोट, टोटल कितनी एस्टेट है? 3। 3 एस्टेट 1 एस्टेट 1 वोट, एक तरीके से टोटल वोट्स कितने होंगे? 3। 3 में मेजोरिटी कितनी होगी? 2 की। अब खुद सोचो, 3 वोट में से राजा को सिर्फ 2 वोट चाहिए जो एग्री करें कि हाँ टैक्सेस को बढ़ना चाहिए। और फर्स्ट एस्टेट तो मना करेगा नहीं, बिकॉज उसके पास प्रिविलेजेस है। अगर वो मना कर देगा तो उसके हाथों से प्रिविलेजेस चल जाएंगे। सेकेंड एस्टेट सेम थिंग। तो ऑटोमेटिक राजा के पास तो 2 वोट तो फेवर में आ ही गए। तो एक तरीके से जो मीटिंग थी वो पहले से प्लान थी कि यहाँ पर राजा को प्रॉफिट मिलना ही मिलना है। तो इस वजह से जो थर्ड एस्टेट है उनको गुस्सा आ गया। थर्ड एस्टेट ने बोला कि नहीं, ऐसे नहीं होगा, अगर आपको राइट टू वोट देना है तो 1 पर्सन 1 वोट मिलना चाहिए। हमारे भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हर एक रिप्रेजेंटेटिव को 1 वोट मिलना चाहिए। लेकिन राजा ये कैसे करता? क्योंकि 300 अगर 1 पर्सन 1 वोट भी मिलता तो 612 में से 600 जो है 50% वोट जो है वो तो वैसे ही उसके अगेंस्ट में जाते। सिर्फ एक और वोट चाहिए था कन्वर्ट होने के लिए, वो तो कोई सा भी हो जाता। तो यहाँ पर कंफ्यूजन स्टेटमेंट थी, तो इसलिए इसने क्या कर दिया लुई 16 ने, 1 एस्टेट 1 वोट। जो मुनार्क जो राजाओं का रूल था ना, वो इस छोटी सी असेंबली जो मीटिंग थी उसमें उन्होंने लगा दिया। अब सारे के सारे थर्ड एस्टेट वालों को भैया गुस्सा आ गया, वो लोग उठ गए और प्रोटेस्ट के तौर पे कि हमको ये रूल नहीं चाहिए, और वो सिंपली उस असेंबली से उठ के बाहर निकल गए। आया बच्चों समझ में? रेवोल्यूशन का आउटब्रेक जो है पूरा आपका, वो जो उसके मेन टाइमलाइन है वो 4 डेट्स में। 5 मई को आपको ये याद रखना है कि 5 मई को राजा ने असेंबली कॉल करी, 300 रिप्रेजेंटेटिव आए, फर्स्ट से 300 आए, सेकंड से 600 आए, थर्ड से टोटल 1200 हो गए। और उसके बाद जब वहां पर मीटिंग कॉल करी गई तो वो राइट टू वोट की थी, जिसमें राजा ने बोला ईच एस्टेट 1 वोट का टाइटल दिया जाएगा। लेकिन वहां के जो थर्ड एस्टेट के मेंबर्स थे उन्होंने मना कर दिया था कि ऐसा नहीं होगा, उनको 1 रिप्रेजेंटेटिव और 1 वोट की डिमांड थी। तो इसलिए जब उनके फेवर में नहीं हुई बात तो वो सिंपली उस असेंबली से उठ के चले गए प्रोटेस्ट के अकॉर्डिंग, हमको नहीं चाहिए। ठीक है, वो बात अलग है। 600 जो रिप्रेजेंटेटिव आए थे थर्ड एस्टेट के, उसके अलावा सम 40,000 लेटर्स और थे उन्हीं चीजों को लेके कि हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, इतना टैक्सेशन बढ़ जाएगा, तो उनकी जो बेसिक नेसेसिटीज है उनके ऊपर भी बात आ सकती है, तो और नंबर ऑफ डेथ्स इंक्रीज जो है वो हो जाएंगी। ठीक है, 5 मई का बच्चों आपको समझ में आया। सेकंड आपकी इंपॉर्टेंट डेट है वो है आपकी 20th जून। देखो बच्चों कनेक्टेड है चारों डेट्स, है ना, हर एक मंथ में कुछ ना कुछ हुआ है। अब जो 5 मई को थर्ड एस्टेट के जो लोग थे जो उस एस्टेट जनरल को छोड़ के आए थे बात कि हमको ये राजा का जो रूल है वो नहीं मानना, 20th जून को वो सारे के सारे एक इंडोर टेनिस कोर्ट के अंदर सारे के सारे गैदर हुए, इकट्ठा हुए। और इकट्ठा होने का उनका मोटिव सिंपल था कि वहां पर जाके उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि हम लोग इस जगह को नेशनल असेंबली में डिक्लेयर, नेशनल असेंबली डिक्लेयर करेंगे। और दूसरा, हम लोग तब तक डिस्पर्स नहीं होंगे जब तक हमारे जो डिमांड्स हैं राजा वो फुलफिल नहीं कर देता। ठीक है, उन्होंने वहां पे कसम खाई कि वी विल नॉट डिसबर्स टिल द न्यू ड्राफ्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस अंडर द लीडरशिप ऑफ मिराबियो एंड अब्बे सईस। और जो ध्यान रखना है, 2 नाम, मिराबियो एंड अब्बे सईस, इनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे अच्छे से, लेकिन फिलहाल के लिए आपको ये नाम ध्यान रखना है। ठीक है, बेसिक इनके बारे में आपको बता देता हूँ, वैसे ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है। जो मिराबियो है वो नोबल फैमिली से बिलोंग करता है, मतलब वो सेकंड कैटेगरी का है, सेकंड स्टेट का है, नोबिलिटी। ठीक है, और जो अब्बे सईस था वो बेसिकली चर्च का प्रीस्ट है। ठीक है, जो बिलीव करता है कि नहीं हर किसी को राइट टू वोट मिलना चाहिए। अब सोचो 5 मई को 1 रिप्रेजेंटेटिव 1 वोट मिल जाता तो 600 वोट तो आसानी से मिलते हैं।
उसके अलावा 2 वोट, एक नोबिलिटी का मिराबियो और एक वोट क्लर्जी का अबेसईस, इनका मिल जाता। तो ऑटोमेटिक किंग तो वैसे हार रहा था, ऑटोमेटिक किंग तो वैसे ही हार रहा था। तो इसलिए जब किंग को पता पड़ा तो उसने चालाकी चलाई और इसीलिए उसने ईच एस्टेट 1 वोट का पॉइंट रखा। ठीक है बच्चों, 5 मई को लोग इकट्ठा हुए लुईस 16 के कहने पे एस्टेट जनरल में। 28 जून को वो लोग इकट्ठा हुए जो थर्ड एस्टेट के थे, जो उनको छोड़ के आए थे, और उन्होंने वहां पे कसम खाई थी कि हम लोग तब तक अलग नहीं होंगे जब तक नया कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट नहीं हो जाता जिसके अंदर राइट टू वोट सबको मिलना चाहिए। ठीक है, 28 जून के बाद क्या किया? अब 14 जुलाई को क्या हुआ बच्चों? नेक्स्ट मंथ नेक्स्ट डेट 14 जुलाई को, मतलब वो जो जुलाई का पूरा मंथ था ना, इतना ज्यादा बुरा हो गया था कि प्रॉपर हार्वेस्टिंग नहीं हुई थी, खाने पीने के लिए पैसा नहीं था, लोगों के पास कुछ सप्लाई नहीं था, मतलब एक तरीके से पूरी क्रिटिकल हो गई थी सिचुएशन। न कुछ खाने को है, न कुछ है, न किंग हेल्प कर रहा है, ऊपर से टैक्सेस बढ़ा रहा है। तो लोगों के अंदर क्या हुआ, एक एक बहुत बुरा वो फैल गया कि नहीं, लड़ाई का एक रेज आ गया उनके मन में कि हमें हमारा खाना चाहिए। तो उन्हें आसपास में लोग लड़ने लग गए, एक दूसरे को मारने लग गए। जो वहां का पेरिस था वो पूरा टूटने लग गया। तो उसी टाइम पे एक छोटा सा रूमर जो है वो फैल गया वहां पर। ठीक है, रूमर में क्या था कि जो राजा है, जो लुईस 16 है, उसने भैया ट्रूप्स को भेजा है, उसने आर्मी को भेजा है ताकि जो वहां के लोग हैं वो कंट्रोल कर सके, और साइड बाय साइड जो उन्होंने उनका जो क्रॉप है जहाँ पे वो प्रोडक्शन कर रहे हैं पूरा, उसको डिस्ट्रॉय कर दे। ये एक तरह का रूमर था कि राजा ने ट्रूप्स यानी मिलिट्री को भेजा है कि वहां के जो क्रॉप्स हैं उनको डिस्ट्रॉय कर दो, क्योंकि जो पीजेंट्स हैं वो अटैक करना चाह रहे हैं। अब जो है सिचुएशन राजा के हाथ से और चली गई, लोगों के फेवर में और आ गई। तो लोगों ने क्या कर दिया, 14 जुलाई को ही उस रूमर की वजह से वो सारे के सारे जो है पूरा एजिटेटेड क्राउड, एकदम गुस्से में जो क्राउड था, वो सारा का सारा क्राउड जो है वो सारे के सारे गए और बेस्टाइल जो मेजर सबसे बड़ा प्रिजन था वहां का, उसको तोड़ दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। बच्चों ध्यान रखना, यहाँ पे इस वीडियो में जो मैं चीज अभी बोलने जा रहा हूँ वो लिखी हुई नहीं है इसमें। टोटल जो क्राउड था वो 7,000 का था। 7,000 जो लोग थे वो लोग वहां पे इकट्ठा हुए थे और वो वहां पर गए थे, उन्होंने बेस्टाइल को तोड़ दिया। और जो वहां के प्रिजनर्स थे वो सारे के सारे भाग गए। अब कितने प्रिजनर्स थे वो भी इंपॉर्टेंट है, टोटल 7 प्रिजनर्स थे। ध्यान रखना बच्चों, टोटल 7 प्रिजनर्स थे जो वहां से भाग गए थे। ठीक है, अब राजा का जो मेन प्रिजन है वो टूट चुका है, राजा की पावर्स एकदम खत्म। राजा का अल्टीमेट बेस्टल था जिसको प्रॉपर तरीके से उसको बैकअप करता था। अब उसके पास आर्मी नहीं बची, उसके पास जेल नहीं बचा, उसके पास कुछ सोल्यूशन नहीं बचा। यहाँ तक कि उसके बाद अब क्या बचा, उसका खुद का पैलेस। अगर राजा उनकी बात नहीं मानेगा तो ये सारा जो गुस्से वाला क्राउड है, एजिटेटेड क्राउड जो है, वो सारा का सारा कहाँ चल जाएगा, उनके घर पे, फिर पैलेस भी टूट जाएगा। अब राजा कंफ्यूजन में। अब राजा के पास कोई ऑप्शन बचा ही नहीं उनकी बात मानने के अलावा, क्योंकि उसकी जो पूरी जो वो है, जो पीजेंट्री है, जो थर्ड एस्टेट के मेंबर्स हैं, जो वहां की पॉपुलेशन है, वो सारी इतना अगेंस्ट में जा चुकी है ऑलरेडी। तो कुछ नहीं किया राजा ने, जस्ट आफ्टर 20 डेज 4 अगस्त को डिक्लेयर कर दिया और अपने आप को उसने सरेंडर कर दिया कि अब से जो नेशनल असेंबली है वो इंडोर टेनिस कोर्ट के अंडर ही ली जाएगी। जो 20 जून को जहां पर वो लोग गैदर हुए थे, उसी प्लेस को उन्होंने नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर दिया। और डिक्लेयर करने के बाद वहां पर जितने भी प्रिविलेजेस थे फर्स्ट एस्टेट सेकंड एस्टेट के पास, वो सारे प्रिविलेजेस अबॉलिश कर दिए, हटा दिए गए। और जो टैक्सेशन का सिस्टम था वो सबके लिए इक्वल कर दिया। यहाँ तक कि जो उनके पास जो उसकी प्रॉपर्टी थी वो प्रॉपर्टी पूरी फ्रांस की डिक्लेयर कर दी, ना कि सिर्फ लुईस 16 की। और वो प्रॉपर्टी का जब कैलकुलेशन लगा, वो उतना ही कैलकुलेशन आया जितना कि फ्रांस के ऊपर बर्डन था, जो इकोनॉमी बर्डन था, जो फाइनेंशियली बर्डन था। 2 बिलियन लिवर्स, याद आ रहा है, इतना ही लोन था उसके ऊपर। वो सारा का सारा लोन जो है वो फ्रांस ने बहुत इजीली पे कर दिया। क्यों? क्योंकि प्रॉपर्टी इतनी सारी निकली, लुईस 16 के पास इतना ज्यादा उसके पास एसेट था, वो सारा बेच के गवर्नमेंट ने फ्रांस के ऊपर जो लोन था वो इजी कर दिया। और सिस्टम जो है एक तरीके से सबके लिए इक्वल लिया, यूनिफॉर्मिटी आ गई वहां पे। कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हो गया। अपन ये बोल सकते हैं कि ऑन 4 अगस्त जो फ्यूडल सिस्टम हटाने के बाद फाइनली रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया गया फ्रांस को ऑन 4 अगस्त 1789। ठीक है बच्चों, क्योंकि इस टाइम पे किंग को फाइनली सरेंडर करना पड़ा। तो बच्चों अपने 4 इंपॉर्टेंट डेट्स देखी जो आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, जो किसकी मेन टाइमलाइन है कि रेवोल्यूशन कैसे हुआ, कैसे वो कहानी शुरुआत हुई, कैसे वो बढ़ा। ठीक है, अपन ने देखा 5 मई को उसमें एस्टेट जनरल जो है वो कॉल करी गई। उसमें डिफरेंट एस्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे। फर्स्ट एस्टेट के 300, सेकेंड एस्टेट के 300, थर्ड एस्टेट के 600। ठीक है बच्चों, ये बनाया गया। फिर उसके बाद 20 जून को जनरल असेंबली कॉल करी गई।
है ना। उस जनरल असेंबली में क्या था, हम लोग डिस्पर्स नहीं होंगे, कसम खाई, सब चीजें हुई। 14 जुलाई को बेस्टाइल पे अटैक हुआ, एजिटेटेड क्राउड गए, और फाइनली 4 अगस्त को उन्होंने अग्री कर लिया कॉन्स्टिट्यूशन के लिए और वहां पर रिपब्लिक बना दिया। ठीक है बच्चों, इसको अच्छे से याद रखना। आई गेस आप सबको समझ में आ गया होगा। फिर मिलेंगे अपन बहुत जल्दी, इस चैप्टर को फर्दर कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए घर पे रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें। बाय बच्चों।